Assalamu alaikum. So this is for mock 3 MCAT. तो अब थर्ड मॉक जो हमने लिया उसके आंसर्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 81 हमारा पहला क्वेश्चन था केमिस्ट्री में। विच इज द ग्रेटेस्ट मास। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है किसका मास सबसे ज़्यादा है। इसमें जो ऑप्शन ए था वो है 0.1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला I2 है। तो मोल इंटू मोलर मास फॉर्मूला है, तो I2 का मोलर मास निकलेगा 254। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25.4 ग्राम। ऑप्शन बी में है 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 0.5 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, ये आ गया 22। सी में 1 मोल ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। तो अब 1 मोल है और बेरिलियम ऑक्साइड का मोलर मास निकलेगा, बेरिलियम का 9 है और ऑक्सीजन का 16, तो 25। तो आंसर भी 25 आ गया। और लास्ट है 1 मोल ऑफ सोडियम। और सोडियम का 1 मोल 23 ग्राम का होगा। सो अब बड़े क्लोज कंपटीशन है, लेकिन बहरहाल ऑप्शन ए मुकाबला जीत गया है। तो दिस कंटेन्स द ग्रेटेस्ट मास। 82 which shows correct statements about the speed at which gas diffuses। 2 कॉलम बने थे, इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मेरा ख्याल है हम सबको पता हो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज़्यादा अच्छी तरह डिफ्यूज़ करेगी, और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन तेज़ हो जाएगी। तो अब ये ऑप्शन ढूंढिए, तो ऑप्शन सी में है लोअर मॉलिक्यूलर मास डिफ्यूज फास्टर और डिफ्यूजन इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। ये सही कॉम्बिनेशन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 83 में कहा गया the list shows some substance that conduct electricity, aqueous sodium chloride, copper और graphite, in which substances are only electrons involved in the conduction। तो जहन में रहे सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, उसकी कंडक्शन में कैटाइन और एनाइन इन्वॉल्व होते हैं। कॉपर मेटल है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और ग्रेफाइट पे भी हमने पढ़ा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब है 2 और 3 में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं और A1 में नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा बी, जिसमें 2 और 3 लिखा हुआ है। 84 इसमें एक अदर डायग्राम बनी हुई और आपसे ये कहा गया कि भाई ये कंपाउंड है इथाइल अमाइन C2H5NH2 and hydrogen chloride HCl react together to form a white solid called ethylamine hydrochloride. At which position in the tube would a ring of solid white ethylamine hydrochloride form? देखिए सवाल की स्टोरी ये है कि आपको इस तरह से एक ट्यूब दी गई है, ठीक है, और इस ट्यूब के एक कोने पर उन्होंने आपसे कहा है कि एक कॉटन वुल पड़ी है जिसमें हमने C2H5NH2 को रखा हुआ है, गैस है और वो गैस आगे की तरफ मूव कर रही है, और दूसरी तरफ हमने एक कॉटन वूल रखी हुई है जिसमें HCl मौजूद है। तो यहाँ से HCl और यहाँ से ये मूव करी, जहाँ ये दोनों मिलेंगे वहाँ व्हाइट कलर का सॉलिड बनेगा। वो पूछ रहे हैं कहाँ बनेगा, तो भाई इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए C2H5NH2 का, ये कितना निकलेगा C2H5 29 और 14 45 बनेगा भाई, और इसका निकलेगा HCl का 36.5। तो अब ये थोड़ा सा 45 ज़्यादा है और 36.5 के मुकाबले में कम है। तो जो गैस लाइटर है वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो गैस हैवियर है वो कम डिस्टेंस तय करेगी। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो बिल्कुल बीच में, बेशक स्केल रखकर अगर आप देख लेंगे ना बहुत ज़बरदस्त तस्वीर बनी है, बिल्कुल बीच में है बी। तो बिल्कुल बीच में तो उस सूरत में ये दोनों गैसें मिलेंगी जब दोनों की स्पीड बिल्कुल बराबर होगी, दोनों इक्वल डिस्टेंस तय करेंगे। ऐसा तो नहीं है। HCl ने ज़्यादा डिस्टेंस तय करना है क्योंकि वो लाइटर है, और इथाइलमाइन ने कम डिस्टेंस तय करना है, इसलिए इसके बिल्कुल बराबर में एक ऑप्शन दिया हुआ था ए, और ए ऑप्शन में जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस कम है
और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो द राइट आंसर इज ए, जो ये शो कर रहा है कि हैवियर होने की वजह से इथाइल अमाइन का डिस्टेंस कम होगा और HCl का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर 84। 85 में विच मॉलिक्यूल ऑल कंटेन्स वन और मोर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इनमें से किसमें एक या एक से ज्यादा डबल कोवेलेंट बॉन्ड है? तो अगर आप ऑप्शन देखें, ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ईथीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये है ऑप्शन लास्ट ऑप्शन में जो तीन चीजें दी गई हैं, तीनों में कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर है। ये हो गया 85। फिर हमने कहा 86, which molecule has the largest number of electron involved in covalent bond, तो किसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? तो भाई सबका प्रॉपर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए, जिसमें बॉन्ड ज्यादा होंगे उसी में इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें है C2H4, बना देते हैं। ये ईथीन है, ऐसे बनेगा। बॉन्ड गिनिए कितने बन रहे हैं, 2 कार्बन कार्बन के बीच में है और 4 हाइड्रोजन के साथ है। टोटल 6 बॉन्ड है और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इसी तरह आप दूसरा बनाइए स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें 4 बॉन्ड है। एक कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, तो 4 बॉन्ड का मतलब है 4 × 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। तीसरा है CH3OH, गिन लीजिए CH3OH कितने बॉन्ड बन रहे हैं? ये 5 बन रहे हैं, तो 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन। और आखिरी N2 है, N2 में तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड एक दूसरे से बनाए हुए हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन। कौन जीता? फर्स्ट ऑप्शन वाला, जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। सो ए इज द राइट आंसर। 87, this question refer to isolated gaseous atom in which atom all electrons paired। इन सब की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो आप देखेंगे, और हुंडसूल से लिख दें तो और भी अच्छा है। तो आप देखेंगे सबके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, सिवाय बेरियम के, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 6s2 पे खत्म होगी। उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं आएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। बाकी ब्रोमीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जाहिर सी बात है कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होगा। सिलिकॉन सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 2 अनपेयर्ड होते हैं। सिलिकॉन में कार्बन की तरह 4 अनपेयर्ड होते हैं। सिर्फ बेरियम ऐसा है जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ए इज द राइट आंसर। 88 में कहा है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज शोन। वही इक्वेशन दी गई है हेवर्स प्रोसेस की, जिसमें अमोनिया बनता है बाय ए रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो उसकी प्रॉपर वैल्यू भी दे दी हमें किलो जूल पर मोल में -92। The reaction is carried out between 350 and 450 degrees centigrade and at around 200 atmospheric pressure using an iron catalyst. Which statement is not correct? इसमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? ये कहना कि at higher temperature the amount of ammonium present at equilibrium is less, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हाई टेम्परेचर करेंगे तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाएगा। चेंजिंग द प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंतहाई गलत बात है, क्योंकि ये रिएक्शन गैसेस के दरमियान है, और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है। और अमूमन क्या होता है, जहाँ जिस साइड पर कम नंबर ऑफ मोल्स हैं वो चीज़ ज़्यादा बनती है, यानी प्रेशर बढ़ाने से इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट तेज हो जाएगा। तो सही जवाब है बी। फिर सी भी पढ़ के देख लीजिए, द कैटलिस्ट यूज्ड टू स्पीड अप द रिएक्शन, ये तो सही स्टेटमेंट है। व्हेन दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट एज द बैकवर्ड रिएक्शन, ये तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। तो सही स्टेट में जो जवाब है वो बी है, कि वो उन चारों में वाहिद स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, और यही हमें चाहिए थी। 90 सॉरी ये 89 होगा, जिसका जवाब है बी। 88 का जवाब बी है, और अब 89 हम करेंगे, ठीक है ना। Solution of sodium hydroxide reacts with 3 moles of chlorine under certain condition. The reaction produces 5 moles of sodium chloride and 1 mole of X, the only other chlorine containing product. What is the formula of compound X? ये रिएक्शन आपके सिलेबस का है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरीन से, ठीक है।
Cl2 से उन्होंने ये भी बता दिया कि 3 मोल्स क्लोरीन से कराते हैं। और सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल है ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया है कि इसके नतीजे में 5 मोल सोडियम क्लोराइड बनता है। तो अगर और फिर बताइए कि दूसरी कौन सी चीज़ बनती है जिससे क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड जिसका 1 मोल बनता है। तो अगर आपको सिर्फ यही मैं लिख दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन लिखिए, ये कास्टर कैलनर मेथड के प्रोसेस में था, तो इक्वेशन का बाकी हिस्सा आपको खुद भी याद होना चाहिए। सोडियम क्लोरेट 5 बनता है और वाटर बनता है, और यहाँ आता है 6। तो अब उन्होंने क्या पूछा है, वो कंपाउंड पूछा है जिसमें क्लोरीन हो, वरना प्रोडक्ट तो 2 और बन रहे हैं क्लोरीन सोडियम क्लोराइड के अलावा, लेकिन जिसमें क्लोरीन हो तो वो ये है NaClO3 विच इज ऑप्शन सी। 90 which particle is found in iodine vapors। आयोडीन वेपर्स का मतलब है जिसमें आयोडीन गैसियस फेज में हो तो अपने मॉलिक्यूल की सूरत में होगी, और उसका मॉलिक्यूल I2 होता है विच इज ऑप्शन डी। फिर इसके बाद है नेक्स्ट 91 में हमसे कहा गया है कि what would you expect that transition elements titanium, vanadium, chromium and cobalt to have in common। एक मुख्तसर सी बात है, वो बातें बताइए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होती हैं। तो नंबर 1 उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बिल्कुल होती है। नंबर 2 वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। नंबर 3 उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, बिल्कुल हाई होते हैं, सारे ट्रांजिशन मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले। तो फिर इसका मतलब ये तीनों बातें ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन चारों में होंगी, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 92 एब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जिसकी वैल्यू 0 केल्विन है या -273 डिग्री 0.15 एग्जैक्ट डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जो ऑप्शन गिवन है उसके हिसाब से 0 डिग्री सेंटीग्रेड देकर हमें कंफ्यूज किया गया है, तो सही जवाब ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना -273 केल्विन है। केल्विन तो माइनस में होता ही नहीं है, तो सही जवाब है बी विच इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 93 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 75% कार्बन है और रेस्ट इज हाइड्रोजन, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो 75% कार्बन है तो फिर 25% हाइड्रोजन है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका है। हमने आपसे कहा था कि आप पहले ही काम करते हैं कि जो भी एलिमेंट दिया जाए उसकी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो कार्बन की 75 है, हाइड्रोजन की 25 है। अच्छा, ये 12 का टेबल बड़े मजे से पढ़ा जा सकता है। 6.25 जवाब आएगा और यहाँ 25 जवाब आएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास मोल आता है उसमें जो छोटा मोल है उससे दोनों को डिवाइड कर दें। तो 6.25 को 6.25 से डिवाइड करें 1 आएगा, और 25 को 6.25 से डिवाइड करें एग्जैक्टली 4 आएगा। तो ये आंसर हो गया CH4, और CH4 इज ऑप्शन ए। कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ 94 में है सवाल। कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बनती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ए इज द राइट आंसर। The volume of gas is inversely proportional to the pressure at constant। बॉयज लॉ की कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ऑप्शन डी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए फ्री एलिमेंट, फ्री एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, सो इट्स ऑप्शन बी। ये हमने जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तरीके सिखाए थे तो आपसे कहा था फर्स्ट करने के एलिमेंट सिर्फ लिखा हुआ है Na और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, फ्री एलिमेंट कैटाइन एनाइन तो नहीं है, तो इसका मतलब इसका चार्ज 0 है। अगर हमने एलिमेंट लिखा सल्फर ऐसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऊपर तो दिस इज 0। तो फ्री एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और 97 न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, ऑप्शन सी, बहुत ही आसान बात। 98 एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ओपन चेन, ब्रांच चेन, कार्बोहाइड्रेट, जी नहीं, साइक्लिक कंपाउंड। तो वैसे तो और भी शर्तें हैं एरोमेटिक की कि साइक्लिक रिंग जो है वो बेंजीन होना चाहिए, लेकिन जो 4 ऑप्शन गिवन है उसमें साइक्लिक जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनके लिए साइक्लिक होना कंपलसरी है, बाकी कोई बात इसमें मैच नहीं करती, तो सी इज द राइट आंसर। 99 में कहा गया जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्कीन। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो मैक्सिमम हाइड्रोजन अटैच होते हैं कार्बन के हाइड्रोकार्बन में वो अल्केन वाले हैं, CnH2n+2। सबसे पहले तो याद रख लें, अगर कंपाउंड साइक्लिक हो तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं और हर पाई बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं।
तो अल्कीन में एक पाई बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, ये बन गया CnH2n, ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। और अब ये साइक्लो भी है तो 2 हाइड्रोजन और कम कर दीजिए तो CnH2n -2 हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन सी। फिर है 100 नंबर पे पीएच NaOH की 13 है तो कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन की। अरे बाबा, चूंकि NaOH तो बेस है ना तो मुझे POH चाहिए होगी, तो PH प्लस POH 14 होती है, तो POH होगी 14 माइनस PH, यानी 14 माइनस 13 1। तो जिस सोल्यूशन की pH 13 हो उसकी POH 1 होगी, और POH 1 होने से मुझे OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी इस फॉर्मूले से 10⁻⁻ POH। तो ये हो गई 10⁻⁻1 मोलर। तो कंसेंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁻1 का मतलब क्या है 0.1, विच इज ऑप्शन बी। तो 101 है, पार्टिकल है, 18 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन। इसे क्या कहेंगे भाई? इसमें अकल इस्तेमाल कीजिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हैं तो फिर ये एनाइन होगा। तो ऑप्शन है बी। विच वन इज मोर पोलर? तो आपके पास दो कंपाउंड हैं H2O और H2S। सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सीजन ऊपर होता है ग्रुप में, सल्फर नीचे होता है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। तो H2O H2S के मुकाबले में ज्यादा पोलर है, ऑप्शन ए। Which one has lower ionization potential? फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल का ग्रुप और पीरियोडिक ट्रेंड याद होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए बढ़ती है। इसका मतलब है जो एलिमेंट लेफ्ट पर हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी। तो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पर अल्कली मेटल्स हैं। तो अब इन चार में से ऑर्गन और फ्लोरीन तो आउट हो गया। सोडियम और पोटेशियम में मुकाबला है कि दोनों के दोनों अल्कली मेटल्स हैं। अब हमें याद है कि सोडियम पीरियोडिक टेबल में ऊपर है और पोटेशियम नीचे है, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है। तो पोटेशियम की कम होगी और सोडियम की ज्यादा। तो सबसे कम होगी फिर पोटेशियम की, विच इज ऑप्शन सी। फिर हमने कहा इन प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल रेशियो बिटवीन CaSO4 एंड H2O इज 104। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 टेकन ट्वाइस डॉट H2O। तो कैल्शियम सल्फेट और वाटर में 2:1 है, और 2:1 इज ऑप्शन सी। 105 इसमें दिया हुआ है मॉलीबिडिनम, उसका एक सिंबल MO, एक एलिमेंट है मॉलीबिडिनम, 42 एटॉमिक नंबर, 96 मास नंबर, और चार्ज है इसका +3। पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए। तो प्रोटॉन तो 42 हो गए, न्यूट्रॉन के लिए 96 में से 42 माइनस करेंगे तो बचेगा 54। तो 54 न्यूट्रॉन्स हो गए, +3 चार्ज का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए हैं। तो 42 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन 3 कम हो जाएंगे तो 39 हो जाएंगे। तो 39 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑप्शन देखिए कहाँ पूरा हो रहा है। तो ये लास्ट ऑप्शन में ही तीनों बातें लिखी हुई हैं डी में, तो डी इज द राइट आंसर। 106 द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ C3H6O3S3 कंपाउंड इज। कंपाउंड है C3H6O3S3। तो 3 कॉमन निकल रहा है, CH2OS इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, विच इज ऑप्शन ए। 107 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3। तो SO3 में 3 ऑक्सीजन है, उनका चार्ज -6, तो सल्फर का चार्ज +6, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, विच इज ऑप्शन बी। 108 अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन may the highest concentration of ammonia at equilibrium be obtained from the following reaction। वही रिएक्शन है अमोनिया का हेबर प्रोसेस। वो कहते हैं टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट, इन तीनों की बात बताएं कि किस कंडीशन पर ये हमें मैक्सिमम अमोनिया मिलता है। तो टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रेशर हाई रखेंगे और कैटलिस्ट की मौजूदगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
109. The element antimony present in group 5 of the periodic table. Which one of the following sets of oxidation number is antimony likely to show in its compound? अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 5 में है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसका एक सबसे आइडियल होगा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 का चार्ज हासिल करे, और दूसरा ऑप्शन होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +5 का ऑप्शन ऑक्सीडेशन स्टेट हासिल करे। तो जो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स उसकी मोस्ट लाइकली बनती हैं वो -3 और +5 है। -3 में ज़्यादा स्टेबल है, +5 ऑब्वियसली तब होती है जब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिल जाए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 110 में है द रेट इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3Br बाय डाइल्यूट एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज। हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसका रेट एक एक्सप्रेशन ऐसे है। सो CH3Br का रिएक्शन हो रहा है OH आयन से, और जैसे कि इक्वेशन में नजर आ रहा है दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन रेट एक्सप्रेशन में मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये कहना कि इसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स तब होता है जब रेट किसी एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। The OH ions is acting as an electrophilic agent। जी नहीं, यहाँ OH ion न्यूक्लियोफाइल है, ये SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Both reagent must be involved in the rate determining step। yes, इक्वेशन ये जाहिर करती है कि दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The bond angles in the molecule methane, ammonia and water may be represented as follows। हमने डायग्राम बनाकर शो किया कि कार्बन में जो बॉन्ड एंगल है 104.5 109.5 है, नाइट्रोजन में 107 है और वाटर में 104.5 है। यानी कार्बन से वाटर की तरफ जाते हुए, मीथेन से वाटर की तरफ जाते हुए बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो दिस रिडक्शन इन बॉन्ड एंगल इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? तो ये तीनों में अगर आपको याद हो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, मगर मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद नो लोन पेयर है, अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर है, और पानी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से बॉन्ड एंगल कम होता है। तो सही आंसर है द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द मॉलिक्यूल आर रिस्पांसिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल। तो ये है ऑप्शन बी। Heavy water is a compound of heavier isotope of hydrogen and normal oxygen। तो D2O है इसका फॉर्मूला। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 113 में हमने आपके सामने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लिखी। द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स इज शोन बिलो। फॉर विच एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट? कॉन्फ़िगरेशन देखकर खुद फैसला कीजिए। जो ऑप्शन बी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1:2। इसके साथ ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसके पास है, हीलियम है, वो उसका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब कयामत ही कयामत है। बाकी सबके लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना निस्बतन इसलिए इजी है कि उनमें से किसी के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी इसलिए क्योंकि वो नोबल गैस है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल देने की ज़रूरत है। 114 which pair of atomic number represent element which are both p block? कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, खुद ही पता चल जाएगा। तो ऑप्शन सी में एक एलिमेंट है 8, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1:2 2:2 2p4। दूसरे का नंबर है 16 1:2 2:2 2p6 3:2 3p4। ये दोनों के दोनों p ब्लॉक एलिमेंट है, हमें कॉन्फ़िगरेशन से नजर आ गया, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकियों की भी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए, आपको नजर आएगा अगर एक पी है तो एक कोई और है, दोनों पी नहीं है किसी और में। फिर 115 है और उसमें कहा गया गिवन द इक्वेशन, हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, हाफ इक्वेशन है, एक रिडक्शन की एक ऑक्सीडेशन की। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O8 आयंस आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ मैंगनीज आयन? तो 1 मोल ऑफ मैंगनीज आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कितने मोल्स H2O3 की ज़रूरत है? तो इसका तरीका ये होता है कि आपने देखा कि एक इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है H2O8 -2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू 2SO4, और दूसरी इक्वेशन है Mn +2 4 वाटर MnO4 -1 + 8H + 5 इलेक्ट्रॉन, सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। एक मैग्नीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने पड़ते हैं।
और सल्फेट की जो इक्वेशन दी गई है ये कहलाता है पर सल्फेट। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको ये हिसाब लगाना है कि 1 मैग्नेट को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन इससे लेने हैं, यानी पर सल्फेट को 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन दी गई है पर सल्फेट की वो क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ पर सल्फेट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो हिसाब लगाइए पर सल्फेट के कितने मोल्स को 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। अगर 1 मोल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 मोल 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2.5 मोल 5 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो पर सल्फेट के 2.5 मोल्स अगर हम यूज करें तो वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एक मैग्नीज को ऑक्सीडाइज कर देंगे, या यूं कह लीजिए कि पर सल्फेट 5 इलेक्ट्रॉन लेकर 2.5 मोल्स ऑफ पर सल्फेट 5 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को रिड्यूस करेगा और 1 मोल मैग्नीज को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आंसर 2.5 है, विच इज ऑप्शन डी। 116 छोटी सी डायग्राम सी बना दी हमने। इथेनॉल एक कंपाउंड हम सबको पता है। हमने कहा कि उसने कोई रिएक्शन किया X, उसका नाम है, रिएक्शन का नाम है, और उससे इथेनॉइक एसिड बन गया। फिर इथेनॉइक एसिड ने कोई रिएक्शन Y किया और सोडियम इथेनॉइड बनाया, और एक रिएक्शन Z किया, उससे इथाइल इथेनॉइड बनाया। वो पूछते हैं इसमें से कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो भाई आइडेंटिफाई करते हैं। इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड बनाने के लिए ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है। इथेनॉइक एसिड को सोडियम इथेनॉइड बनाने के लिए न्यूट्रलाइजेशन करनी पड़ती है। इथेनॉइक एसिड को इथाइल इथेनॉइड बनाने के लिए एस्टेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो फिर ऑक्सीडेशन क्या हुई, सिर्फ और सिर्फ X। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which word are needed to complete the statement below? Statement है dash is a dash fuel which releases dash energy when burned it. ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही कॉम्बिनेशन पिक करें तो वो बी ऑप्शन में है कि नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल which releases heat energy when it burns। तो ये सही कॉम्बिनेशन। बाकी सब में कोई ना कोई गलती है। मिसाल के तौर पर ऑप्शन ए में लिखा है कोल इज अ फॉसिल फ्यूल which gives electrical energy। तो कोल भी जलकर हमें हीट एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिकल नहीं देता। इसी तरह फिर लिखा है ऑयल इज अ न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर फ्यूल तो नहीं है ऑयल का मतलब। इसी तरह यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल है मगर वो हमें न्यूक्लियर एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देता है। ठीक है, तो इससे सही ऑप्शन ऑप्शन बी में है। 118 Which one of the following metallic ions form a white hydroxide which dissolve in excess of aqueous sodium hydroxide? दो ही आपको कैटाइन बताए थे जो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। एक जिंक हाइड्रोक्साइड है और एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ जिंक तो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, एम्फोटेरिक है, इसलिए ऐसा करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। If 100 centimeter cube of oxygen pass through a small hole in 50 seconds, the time taken by the same volume of hydrogen to pass through the hole will be। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन का रेट क्या दिया हुआ है कि उसने 50 सेकेंड्स में 100 सेंटीमीटर क्यूब डिफ्यूज किया है। तो रेट क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 50, ये बन गया 2 cm³ पर सेकेंड। और जबकि हाइड्रोजन के लिए टाइम पूछा है, वॉल्यूम यही है, तो हाइड्रोजन का रेट क्या हो गया, टाइम हमें नहीं पता, वॉल्यूम 100 है, टाइम लिख देते हैं x। ठीक है, ये दोनों का रेट आ गया। फॉर्मूला क्या बनता है, रेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब रेट ऑफ ऑक्सीजन तो 2 है और ये 100/x है। यहाँ हो गया हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 32 अंडर रूट। अब सबको ये पता हो कि जो x डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 100। यहाँ कैंसिलेशन करें, ये हो गया अंडर रूट 1/16। अब हमें भी नजर आ रहा है कैंसिल होगा, तो ये हुआ x/50 और 1/16, 16 की वैल्यू 4 हो गई, ये 1/4 हो गया। अब मेरे ख्याल में बहुत आसान बात है कि x हो गया 50/4, दैट इज 12.5। तो आसान कैलकुलेशन है कैलकुलेशन, लेकिन आसान है, कोई टेबल का मुश्किल नहीं पढ़ना पड़ा। ऑप्शन ए। When a zinc rod is placed in copper sulfate solution तो क्या होता है, ये टॉपिक का ताल्लुक है उस बात से
कि जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पढ़े थे चैप्टर 7 में, तो दो ही एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, एक जिंक की और एक कॉपर की। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकला था, -0.76 वोल्ट, और कॉपर का निकला था 0.34 वोल्ट। यानी रिडक्शन की एबिलिटी में कॉपर जिंक से ज़्यादा है। यानी जब कॉपर और जिंक को आपस में मिलाया जाएगा तो कॉपर रिड्यूस होगा और जिंक ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि जिंक में ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है और रिडक्शन की कम है। तो जिंक एटम आयनाइज एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड, ये है सही ऑप्शन। क्योंकि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर के आइंस हैं जो अपने आप को रिड्यूस करके कॉपर बनाएंगे, और जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करके आइन बनाएगा। तो सी ऑप्शन में यही बात लिखी हुई है, ये है जवाब। Which one is an amphoteric oxide? Which is, दो ही हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी। The macromolecules of protein, fats and carbohydrate can be broken down into their simple unit by the following process। वो है हाइड्रोलिसिस करके आप इन सबको इनके मोनोमर्स में डिसोसिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। So which of the following statement about homologous series are true? इनमें से कौन सी बात homologous series के लिए सही है? 123 में the members having similar chemical properties, absolutely right. The boiling point increases with increasing relative molecular mass, absolutely right. All members of homologous series have same functional group, तो ये all of these है भाई, सब बातें बिल्कुल ठीक हैं, D is the right answer. 124 an element has atomic number 3, which one of the following statement is incorrect? अगर किसी का atomic number 3 है तो उसमें कौन सी बात ठीक नहीं है? It forms ion by gaining electron. Sorry, अगर उसका atomic number 3 है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 चार्ज वाला कैटायन बनाएगा, लिथियम है भाई। It is a gas at room temperature, not at all. It's a metal, it's a alkali metal. Configuration S1 पे खत्म हो रही है। It is group 3A of the periodic table, जी नहीं, it's group 1A of the periodic table. So all of these are wrong. So D सारी statements wrong है। 125 which gas changes litmus paper from red to blue? red to blue वो वाली होती है जो बेसिक नेचर रखती हो। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, क्लोरीन एसिडिक है, ammonia is the only gas which is basic in nature. D is the right option. इसके बाद है डायमंड इज एन इंसुलेटर बिकॉज इट कंटेन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड में तमाम कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन प्रॉपर तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इसलिए वो हीट का वो इंसुलेटर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो 127 टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट, ऑप्शन बी। 128 the non-proteinous part of conjugated protein is called phosphatic group, option C. Oxidation of 3 degree alcohol gives, its oxidation is not possible, 3 degree alcohol oxidize नहीं होते, सिर्फ 1 degree होते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, 2 degree होते हैं, कीटोन बनाते हैं, 3 degree oxidize नहीं होते, ऑप्शन डी। 130 में डायग्राम दी हुई है और हमसे पूछा है कि जो हमने पीरियोडिक टेबल के पोर्शन में कुछ PRS QT ऐसे करके सिंबल्स बनाए हैं, तो ये कौन सा लेटर ऐसा है जो एक ही पीरियड के एलिमेंट को जाहिर करता है? इससे ज़्यादा आसान क्या बात होगी, एक ही हॉरिजॉन्टल रॉ के एलिमेंट पीरियड वाले होते हैं, तो R और S एक ही रॉ में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which raw show the correct number of protons and electrons in the ion of an atom of group 2A of the periodic table? भाई जो प्रोटॉन्स दिए गए हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हिसाब लगा लीजिए कौन सा एलिमेंट ग्रुप 2 में होगा जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो है ऑप्शन बी में 12 प्रोटॉन, और उसी का कैटाइन अगर बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं 10। तो सही ऑप्शन है बी। 132 लाइट इनिशिएट द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन कौन सा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला, अल्केन प्लस क्लोरीन, क्लोरोअल्केन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। व्हाट हैपेंस टू क्लोरीन इन दिस फोटोकेमिकल रिएक्शन? इसमें क्लोरीन के साथ क्या होता है? पहला स्टेप जो इनिशिएशन स्टेप कहलाता है, उसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल में सनलाइट की वजह से टूटकर 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनाता है, तो ये कहलाएगा होमोलाइटिक फिजन टू गिव फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक फिजन वो होती है जिसमें दोनों टुकड़े एक जैसे हों, हाइड्रोलाइटिक होती है जिसमें दोनों टुकड़े एक जैसे ना हो, तो ये तो एक जैसे दोनों तरफ क्लोरीन क्लोरीन बनता है, तो होमोलाइटिक फिजन है, Cl2 सनलाइट की मौजूदगी में 2 फ्री रेडिकल बनाता है ऐसे, तो इसलिए सही ऑप्शन है डी। 133
Fructose is an example of monosaccharide, option A. Aldehyde and ketones are carbonyl group compounds. Which of them react both with Fehling solution and with Collins reagent? सिर्फ aldehyde है, सारे दोनों से रिएक्शन करता है, कीटोन नहीं करता, और इसीलिए ये रिएक्शन aldehyde और कीटोन के सिंपल केमिकल टेस्ट में इस्तेमाल होता है. ऑप्शन बी is the right answer. Which compound is a product of the hydrolysis of CH3CO2C3H7 by boiling aqueous sodium hydroxide? तो ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा, अगर मैं इसे प्रॉपर तरीके से लिख दूं तो ये ऐसे बनेगा. C3H7. अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बनेगा ये कंपाउंड. ये कौन है? ये है C3H7OH, ऑप्शन बी. Which element has the same oxidation number in all of its known compounds? तो अभी जो हमारे सामने दिए गए हैं इनमें बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट फिक्स है. जो नॉन मेटल है क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, दे मे हैव चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट कंपाउंड्स. तो बेरिलियम सही जवाब हुआ, ऑप्शन ए. Which of these always applies to a nucleophile? इनमें से कौन सी बात न्यूक्लियोफाइल के लिए सही है? न्यूक्लियोफाइल के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है. So that is option B. डेफिनेशन में है ये इसकी. उसमें नेगेटिव चार्ज होना नेसेसरी नहीं है, लेकिन उसके में लोन पेयर होना नेसेसरी है. इन विच वे आर इथीन एंड प्रोपेन सिमिलर? एक प्रोपेन है, एक इथीन है, एक अल्केन एल्कीन है. किन बातों में दोनों सेम है? दे आर बोथ न्यूट्रल टू एन इंडिकेटर सोल्यूशन. दोनों में से कोई एसिडिक नहीं है. एसिडिक होता है इथाइन, अगर हमें याद हो. तो ये बात सही है, बाकी कोई भी बात दोनों पे पूरी नहीं उतरती. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. फिर 139 में डायग्राम दी गई है जो ये शो करती है. द डायग्राम शो द पॉसिबल पाथ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ता है, न्यूट्रॉन डिविएट नहीं होता, प्रोटॉन भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रहा है, बस ये गलत है. तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए. The last question है, which term describe the action of sodium hydroxide on a bromoalkane? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अगर ब्रोमो अल्केन से रिएक्शन करता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. अगर ये अल्कोहलिक होता तो वो एलिमिनेशन होता. ठीक है ना. तो ये बन गया डी ऑप्शन. तो ये हो गए हमारे तीसरे और आखिरी मॉक टेस्ट के भी सारे आंसर्स. बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपका पेपर शानदार होगा. थैंक यू वेरी मच.